प्रणाम। मैं हूं रमेश मिश्र। खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। पुनः आपसे एक बार जुड़ने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, आपका दुलार पाने के लिए, आपका आशीर्वाद पाने के लिए, आपका लाइक पाने के लिए, आपका सब्सक्राइब पाने के लिए, आपका व्यू पाने के लिए, आपका संबल पाने के लिए आपके बीच में आया हूं। आज बात करूंगा चुनाव की। आप जानते हैं, चुनाव आयोग ने भारत के 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। दावे प्रतिदावों के बीच में सारी पार्टियां अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। जो सत्ता में है वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, और जो सत्ता में नहीं है वह अपना अस्तित्व कायम करने के लिए लड़ रहा है। वो अपने अस्तित्व की स्थापना के लिए लड़ रहा है। अस्तित्व के बचाए जाने और अस्तित्व के स्थापित करने के बीच की जो रस्साकसी है, इसे आपको बारीकी से समझना होगा। आज बंगाल में चुनाव है। आप समझिएगा, आज बंगाल में चुनाव है। हालांकि अन्य 4 राज्यों में और भी भारत के चुनाव है, लेकिन बंगाल सबसे टॉप पर है। जो बंगाल में चुनावी खेल है उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। इसके लिए थोड़ा सा बंगाल के चुनाव को समझने के लिए हमको इसके इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। तो अगर हम देखें कि 1947 के बाद में जब रियासत का विलय होता है बंगाल में, पहले तो विभाजन, फिर रियासत का विलय होना, और फिर यहाँ अकाल पड़ जाना, फिर नक्सली विद्रोह होना, फिर संयुक्त मोर्चा का टूटना, फिर यहाँ पर वाम मोर्चा की सरकार बनना, लेफ्ट का सरकार बनना, उसके बाद नंदीग्राम की हिंसा। 2011 आते आते वामपंथ का सरकार से खिसक जाना और तृणमूल कांग्रेस का सत्ता में काबिज हो जाना, जिसकी मुखिया के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी जी ज्वाइन करती हैं बंगाल को, मुख्यमंत्री बनती हैं। अगर 2011 से लेकर के और 2020 और 21 तक के दौर को उनकी देखा जाए, 2 कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे पलट करके पन्ने को, तो आपको मिलेगा बंगाल में विकास की जिस बोली को ऊंचा करके तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, क्या उसने उसको अक्षरशः या कहीं कि कुछ प्रतिशत में उसको सही किया? क्या उसकी स्थापना की? बंगाल में अगर हम 47 से उठा करके और अभी तक की बात करें, 2021 तक की, तो कुछ ऐसे ऐतिहासिक विकास की चर्चा का कोई बहुत बड़ा प्रमाण अपने हाथ लगता नहीं है। तो ऐसे में चाहे वो ज्योति बसु जी की सरकार रही हो वामपंथ की, चाहे संयुक्त मोर्चा या इससे पीछे के लोग रहे हो, मान लेते हैं कि वहाँ हमारे यहाँ संसाधनों की कमी थी, लेकिन 2011 के बाद में अगर बंगाल की चर्चा का नाम आता, बंगाल की चर्चा होती है तो घोटालों के नाम पे होती है। चिटफंड घोटाला बंगाल की त्रासदी है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग इससे जुड़ते चले जाते हैं। ये कड़ी देखिए आप। इतना ही नहीं होता है, हिंसक घटनाओं का जखीरा बन चुका पश्चिम बंगाल। अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही लोगों की हत्या का शिकार होता जा रहा है। ऐसी बहुत सारी हिंसक घटनाएं हमारे और आपके सामने मीडिया के द्वारा आती रही हैं। अब देखें, ये अलग बात है कि वहाँ सत्ता पक्ष करा रहा है या विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए करा रहा है, या जांच का विषय है, और सवाल हम आप पे छोड़ते हैं, इसकी गहराइयों में आप जाएं। लेकिन विकास की गंगा पश्चिम बंगाल में न बह सकी, इसका जिम्मेदार कौन? बंगाल का अकाल, बंगाल का विभाजन, बंगाल का संयुक्त मोर्चा का टूटना,
वामपंथ का सरकार में आना या तृणमूल कांग्रेस का सत्ता पर 10 सालों तक काबिज होना। इस कड़ी में देखें आप तो चीजें आपको उलझती नजर आएंगी, क्योंकि किसी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की धारा विकासोन्मुखी होनी चाहिए, और यह विकासोन्मुखी धारा तब होगी जब हम पूर्वाग्रहों से बाहर होंगे। वैचारिकी ही किसी भी पार्टी के अलग अलग स्वरूप को परिभाषित करती है, क्योंकि सब पार्टियों में मनुष्य होते हैं जिन्हें हम नेता कहते हैं। लेकिन एक विचारधारा को लेकर के एक पार्टी सत्ता में आती है या अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करती हुई वह सत्ता में आने की कोशिश करती है, और यही वैचारिकी यदि पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाती है तो विकास की धारा कहीं पीछे छूट जाती है। विकास सतत प्रक्रिया के तहत होने वाला शब्द है, जिसका यथार्थ रूप विकास रूपी सजदा में लहरों के रूप में दिखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि आपकी कॉलर गंदी है, मेरी कॉलर सफेद है को करते हुए बंगाल अपने उसी पीड़ा से गुजरता हुआ आज भी कराह रहा है। ममता बनर्जी जी, जिनको दीदी कहते हैं, आप एक बात देखिए, दीदी, मोदी और दादा, ये बंगाल का चुनाव दीदी, मोदी और दादा हो गया है। हम मानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बड़ा लंबा समय वहाँ पर बीता हुआ है, बड़ा दमदार तरीके से उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। गंभीर व्यक्तित्व के धनी कैलाश विजयवर्गीय जी धीरे 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 बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दी है। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इनकी रणनीति धीरे 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 लोगों को तोड़ने की, तोड़ करके लाने की, और बंगाल की जनता के प्रति अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की एक लंबी यात्रा इन दोनों लोगों ने, इन सारी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व ने खुद आगे बढ़ के निभाया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि राज्य के किसी भी देश के किसी भी इलाके में होने वाले किसी भी राज्य के चुनाव में माननीय मोदी जी की भूमिका अहम होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन साथ साथ में वह एक पार्टी के मुखिया भी हैं, पार्टी के सेवक भी हैं, पार्टी के सदस्य भी हैं, और वे राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और कुशल वक्ता और गंभीर व्यक्तित्व के धनी भी हैं, कुशल रणनीतिकार भी हैं, और इससे ज़्यादा वे परिस्थितियों को समझ लेने में माहिर हैं। यही तो कारण है कि कल अंततः ममता बनर्जी ने इस बात को मान लिया कि मोदी के विराट व्यक्तित्व में समूचा भारत दिख रहा है उनको। आपने उनका पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरा भारत मोदीमय होगा, मोदी के नाम से जाना जाएगा। वह एक संदर्भ है, ठीक है, कि कोरोना वैक्सीन के जो प्रमाण पत्र हैं या उन पर मोदी जी का फोटो छप रहा है, लेकिन आप देखिए कि ममता जी ने और आप इससे एक हताशा भी मान सकते हैं उनको। एक बात और आप समझें कि ममता बनर्जी के समस्त राजनीतिक सलाहकार जिन्हें अच्छा माना जाता था, जो ममता जी के करीबियों में से हुआ करते थे, पार्टी के मंत्री, पार्टी के विधायक बहुत अधिक मात्रा में निकल करके पार्टी को छोड़ करके, ममता दीदी का साथ छोड़ करके वो बीजेपी का दामन थाम ले रहे हैं। आप एक बात और गौर कीजिए, यहाँ किसी और पार्टी का दामन वो नहीं थाम रहे हैं, किसका थाम रहे हैं? बीजेपी का। और बीजेपी ऐसा करने में बिल्कुल एक पल भी गंवा नहीं रही है, बीजेपी नहीं।
बड़ी चाल चली वहाँ पर। सिने स्टार, भारतीय सिनेमा जगत के स्टार पश्चिम बंगाल के मिथुन चक्रवर्ती, जो कि कभी वामपंथ से अपना रिश्ता रखते थे, वामपंथी विचारों के बारे में कई बार उन्होंने कहा कि मैं वामपंथी हूँ, लेकिन 2011 आते आते जब तृणमूल कांग्रेस आती है और उस समय वे तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बरक्स उनको राज्यसभा 2014 में भेजा जाता है तृणमूल कांग्रेस से। लेकिन वही जिन घोटालों की बात मैं कर रहा हूँ, उस घोटाले से इनका नाम जुड़ने के कारण इन्हें राज्यसभा से 2016 में इस्तीफा देना पड़ गया। इन्होंने इस्तीफा दिया। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा जगत के एक अनोखे व्यक्तित्व हैं, अच्छे कलाकार हैं। इनके फिल्मों को अगर देखें हम उठा करके, एक सामान्य जो गांव की भाषा में हम कहें या गांव के सड़कों पर जो चर्चाएं होती हैं, इनको एक गरीब नवाज की भूमिका में देखा जाता है फिल्मों में। तो रियल लाइफ से रियल लाइफ की राजनीति में मिथुन दा का आना, हालांकि आ तो पहले चुके थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि मैं कभी इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा न बना। जबकि मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे बड़े नाम हैं जो भारत के अधिकांश प्रांतों में अधिकांश लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक परिचय के मोहताज व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत तौर पर जो छवि है, या पार्टी के तौर पर जो छवि है, जो प्रधानमंत्री के तौर पर एक छवि है, उसको नतमस्तक होकर के स्वीकार किया। तभी उनकी जुबान से, तभी उनके वाक्य में ये था कि मैं कभी भी इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा ना बन सका, जबकि मेरी अंदर की चाहत थी कि मैं किसी ऐसे मंच पर पहुंचूं, ऐसे मंच की उनको तलाश थी जहां से वे लोगों का भला कर सकें, ज़रूरतमंदों का भला कर सकें, एक बड़े बदलाव की तरफ अपने आप को ले जा सकें। क्योंकि वो ये ऐसा चाह रहे थे, उनकी ऐसी दिली इच्छा थी। भारतीय सिनेमा के स्टार होने के साथ साथ मिथुन दा व्यवसायी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और भारतीय सिने जगत में वे संगीत की दुनिया, चाहे उसे डांस कहें या अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी एकेडमी भी चलाते हैं। 100 करोड़ से अधिक के मालिक हैं, स्वामी हैं वे। लेकिन देखें आप कि उन्होंने कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान पर माननीय मोदी जी की रैली के पहले बीजेपी का दामन थामा और अपने को कोबरा कहा। कोबरा अन्य अन्य अर्थों में सब लोग उसकी परिभाषा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर कोबरा की बात करें तो बंगाल के चुनाव को आप समझें, बंगाल की चुनावी रणनीति को समझें, बंगाल की चुनावी गणित को आप समझें कि उन्होंने जो यहाँ पे कहा है कि मैं कोबरा हूँ, वे बंगाल के चुनाव की स्थितियों से कहीं कहीं वाकिफ हैं, परिस्थितियों से वाकिफ हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इस समय सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस उनको बैकफुट पर दिखती नजर आ रही है, और बीजेपी की अपनी जमीन मजबूत होती चली जा रही है। बीजेपी ने यहाँ मिथुन दा के रूप में एक मजबूत सिक्का चल दिया है, जिसकी काट के रूप में ममता बनर्जी जी सामने क्या लेके आती हैं यह अभी कहा नहीं जा सकता है। मिथुन दा चुनाव लड़ेंगे। मिथुन दा केवल पार्टी के प्रचार का हिस्सा बनेंगे। मिथुन दा पश्चिम बंगाल के सीएम बनेंगे। मिथुन दा पश्चिम बंगाल के डिप्टी सीएम बनेंगे या किसी मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप इतना जरूर जान लीजिए
कि बंगाल में कमल खिलने की राह पर है, ऐसा बीजेपी मान रही है। जानकारों की माने तो लड़ाई बहुत टफ है, जमीनी, लेकिन स्थितियों को समझें। जबकि इतने सारे मंत्री, इतने सारे विधायक, अभी चुनाव में पर्चा भरने का समय आ गया, तब तक वो लोग छोड़ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो आप मान लीजिए और समझ लीजिए कि लड़ाई, एक पक्ष अपनी ज़मीन खोता चला जा रहा है तो दूसरा पक्ष मजबूती से अपनी ज़मीन जो पकड़े था उसे बचाए हुए भी है और उसकी ज़मीन पर अपने कदम बढ़ाए जा रहा है। किसी ने सही ही कहा है कि राजनीति में कुछ भी चिर अस्थाई नहीं होता है। न यहाँ दोस्ती चिर होती है, न यहाँ दुश्मनी चिर होती है, अस्थाई तो नहीं होता है। क्योंकि जो लोग कल तक ममता बनर्जी जी की पार्टी का पक्ष रखते थे और सही कहते कहते ममता बनर्जी जी को थकते ना थे, वही लोग बीजेपी का दामन थामते ही अपने आप को वहाँ के पाप से मुक्त बता रहे हैं कि साहब हम तो वहाँ गलती से चले गए थे और हम कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं कि ये हमारे जीवन की भूल थी। देखिए, ये एक मंच पर कान पकड़कर उठना बैठना या अपनी गलतियों को मान लेना यह एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके आप मायने को समझेंगे तो यह दूर तक जा रहा है। यह राजनीतिक दृढ़ता, चारित्रिक राजनीति का किस तरीके से चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है, इसको भी आप समझें। मैं किसी को अच्छा बुरा यहाँ कहने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन परिप्रेक्ष्य जब हम लेंगे तो हमें ये मिलेगा कि जो लोग कल तक तृणमूल कांग्रेस के हिस्सा थे वे आज बीजेपी में आ गए। तो उनके लिए बीजेपी तो देखिए, तृणमूल चूंकि उसकी विपक्षी पार्टी है और बीजेपी इस समय सत्ता में है, पावर में है। अब यहाँ एक बात समझना होगा कि ये जो लोग छोड़ छोड़ करके और आज बीजेपी को अच्छा कह रहे हैं और इसको ममता बनर्जी की पार्टी को बुरा कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये लोग स्वेच्छा आ रहे हैं या वहाँ से अपना तृणमूल कांग्रेस की जमीन खिसकती हुई सत्ता से देख रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, या सत्ता में बैठी हुई बीजेपी अपने पावर का इस्तेमाल कर करके इन सारे लोगों को कहीं न कहीं दबाव में ले आ रही है। यह सोचना होगा, ये सोचने का विषय है या सवाल है, आप इस पर मंथन कीजिएगा। दूसरी बात, कहा यह भी जाता है राजनीतिक क्षेत्र में कि राजनीति के क्षेत्र में सत्य पर अड़े रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सत्य किसका, जनता का या नेता का? ये सवाल है, हम आप पर छोड़ते हैं। बंगाल का चुनाव निस्संदेह बड़े रोमांचक दौर से गुजर रहा है। भीड़ की, यहाँ की रैली में भीड़ को देखकर लगता है कि समुद्र के किनारे बसा हुआ बंगाल पीएम मोदी की रैली में भीड़ का समुद्री भीड़ बन गया है, समुद्री भीड़ का हिस्सा बन गया है। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, यह अपने आप में एक सूचना का द्योतक है, यह अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव होने का की बयार है, उसकी दस्तक है। और अगर ऐसा होता है तो इतिहास के पन्नों पर लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों इतिहास का विषय बन जाएंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जमीन बंगाल के बाहर नहीं है और लेफ्ट जहां बाहर था पश्चिम बंगाल से, वहां भी सिमटता हुआ छोटी सी पोटली के रूप में अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। कांग्रेस चुनाव में है भी कि नहीं है, यह समझ नहीं आता, क्योंकि
कहीं भी चीज़ें निकल करके आनी ही नहीं पा रही हैं। तो इस समय मुख्य पार्टी के रूप में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और अपने अपने परचम को लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ में बंगाल में चुनावी समर, चुनावी रैलियां करते हुए बड़े बड़े स्टार को, बड़े बड़े मंत्री को बीजेपी अपने साथ लिए जा रही है। और ममता दीदी मोदी जी के विराट व्यक्तित्व में पूरा भारत देख रही हैं। यह उनकी हताशा का सबसे बड़ा परिचायक है। बंगाल में कमल खिलेगा या दीदी होंगी काबिज अपनी सत्ता को बचाने में? इस सवाल के साथ आप देखते रहिए खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। अगली कड़ी में बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और लेके आऊँगा, आपसे चर्चा करूँगा और आपसे जुड़ूंगा आपका प्यार, आपका आशीर्वाद पाने के लिए। तो बंगाली समर में चुनाव बड़ा है। बंगाली समर में चुनाव बड़ा है। कोई सत्ता पर है काबिज, कोई सत्ता पर है बैठा, तो विपक्षी खड़ा है। दोनों जिद में हैं। कोई सत्ता बचाने पर कसम खाए है, तो कोई सत्ता पाने के लिए अपनी बातों पर अड़ा है। इन्हीं बातों के साथ साथ आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।